इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है गढ़ावी और इसी गढ़ावी मोहल्ले का रहने वाला जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। जितेंद्र की पत्नी का नाम है निशा जिसकी उम्र है 34 साल। जितेंद्र के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम है तन्नू और दूसरे का नाम है मन्नू। जितेंद्र जो अपना खुद का होटल चलाता है, अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है, बल्कि अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 1 मई की सुबह के करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल जितेंद्र के घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उस वक्त पड़ोसी जो काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे ही चीख पुकार की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, कुछ लोग उठते हैं और जितेंद्र के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जितेंद्र की पत्नी निशा एक कमरे में बैठकर चीख चीख करके रो रही थी। पड़ोसी जब इस बारे में निशा से पूछताछ करते हैं तो निशा रोते हुए पड़ोसियों से कहती है कि दरअसल मैं बर्बाद हो गई। रात्रि के वक्त कुछ बदमाश मेरे घर में घुस आए थे, सारा सामान लूट करके ही नहीं ले गए, बल्कि मेरे पति की हत्या भी कर दिया है। निशा जैसी इस तरह की बातें कहती है, पड़ोसी निशा के घर के अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर बेड पे जितेंद्र का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। जितेंद्र जिसके पिता का नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र जो फतेहपुर का रहने वाला है, समाजवादी पार्टी का नेता ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। दरअसल बर्मा चौराहा पे महेंद्र का अपना एक होटल है, जो होटल जितेंद्र चलाता था। पड़ोसी जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी महेंद्र को देते हैं और साथ ही साथ पुलिस को भी बता देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ जितेंद्र के घर पे पहुंचती है और सबसे पहले उसके डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि जितेंद्र के शरीर पे किसी तेज धार हथियार से कई बार वार किया गया था। जितेंद्र की पत्नी निशा कोने में बैठकर रो रो करके अपना बुरा हाल कर चुकी थी। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि जितेंद्र के घर के अंदर जो अलमारी है खुला पड़ा है और उसका सारा सामान भी जहां तहां बिखरा हुआ है, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद लूट के इरादे से जितेंद्र की हत्या की गई है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में निशा से पूछताछ करती है तो निशा रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति कल रात को 12 बजे होटल से घर आए थे, हम दोनों एक साथ ही बैठ करके खाना खाए, उसके बाद से मेरे पति वहीं पे सो गए और मैं कमरे में अंदर सोने के लिए चली गई। पर जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरा, अचानक मेरे कान में कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखी कि 2 लोग अलमारी को खोल रहे थे। जब मैं उन दोनों को रोकना चाही, तुरंत ही अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालकर मुझे धमकी देने लगे। तभी मेरे पति जग उठे, लेकिन मेरे पति जैसे उन दोनों को देखे, उन दोनों से लड़ बैठे। इसीलिए उन दोनों ने उसी तेजधार हथियार से मेरे पति के ऊपर एक पर एक कई बार हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। उसके बाद से उन्होंने मुझे पकड़ करके कमरे में ले गया और मेरे हाथ और पैर साड़ी से बांध दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके सारा सामान लूट करके यहाँ से चले गए। उसके बाद से जब मैं चीखने चिल्लाने लगी, करीब 4 बजे के आसपास मेरे 2nd फ्लोर पर रहने वाला किराएदार विनोद आकर दरवाज़ा खोला। दरअसल विनोद भी वहीं पे खड़ा था। निशा जैसे ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस विनोद से इस बारे में पूछताछ करती है। विनोद भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास खाना खाकर मैं गहरी नींद में सो गया था, लेकिन करीब 4 बजे के आसपास जब मैं निशा भाभी की आवाज़ सुना, मैं ही उतर कर आके दरवाज़ा खोला तो देखा कमरे के अंदर भाभी चीख चीख करके रो रही थी। विनोद जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब घर की मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि घर में घुसने का मात्र एक ही रास्ता था। पुलिस जब दरवाज़ा को जाकर के चेक करती है तो मालूम चलता है कि घर के अंदर जोर ज़बरदस्ती से घुसा भी नहीं गया था, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि बदमाश जो कोई भी होगा घर के अंदर, या तो जितेंद्र ने बुलाया होगा या फिर निशा ने बुलाई होगी।
हालांकि उस वक्त निशा की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर विनोद को लेकर अपने साथ थाने में पहुंच जाती है। पुलिस इधर विनोद को लेकर थाने में जैसे ही पहुंचती है तब तक इधर जितेंद्र का चाचा महेंद्र भी थाने में पहुंच जाता है और जा करके पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है कि अपराधी जो कोई भी होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चूँकि मामला एक हाई प्रोफाइल केस का था, इसीलिए पुलिस भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। पुलिस को लगता है कि शायद विनोद और निशा के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा होगा और दोनों ने ही मिल करके जितेंद्र की हत्या कर दिया है और उसके बाद से मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। इसीलिए पुलिस अब विनोद से सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन विनोद भी पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब मेरा निशा भाभी के साथ में कोई भी प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है और ना ही मैंने जितेंद्र भैया की हत्या किया है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन विनोद अपनी जीत से पीछे हटता ही नहीं है, जिससे पुलिस को भी लगता है कि शायद विनोद निर्दोष है। इसीलिए पुलिस विनोद को क्लीन चिट दे देती है और फिर पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए फिर से जितेंद्र के घर पे जाती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति जितेंद्र के घर में जाते हुए दिखाई देता है और करीब 2 बजे के आसपास उसके घर से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। पुलिस जैसे इस तरह का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं निशा के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि निशा ने पुलिस को बताई थी कि उसके घर के अंदर 2 बदमाश आए थे, जबकि घर के अंदर एक व्यक्ति जाते हुए दिखाई देता है और करीब 1 घंटे के बाद वही व्यक्ति बाहर आते हुए दिखाई देता है। चूँकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का फुटेज धुंधला होता है, इसीलिए वो व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए निशा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और फिर निशा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे निशा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल पुलिस जब निशा का मोबाइल चेक करती है तो मालूम चलता है कि करीब रात्रि के 1 बजे के आसपास उसी नंबर पर निशा ने व्हाट्सएप के जरिए चेक किया था और उस व्यक्ति को अपने घर पर भी बुलाई थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी विकास यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। विकास, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो फतेहपुर के रामगंज का रहने वाला है। दरअसल ये विकास कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र के ही होटल का मैनेजर है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर 3 मई को विकास और निशा को दोनों को अपने घरों से गिरफ्तार कर लेती है और फिर जब इन दोनों को थाने में लेकर आती है, इन दोनों से जितेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो ये दोनों इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले, जब जितेंद्र निशा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। निशा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। जितेंद्र जो अपने चाचा महेंद्र का होटल चलाता है, अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है बल्कि इसी गढ़ावी इलाके में 2 मंजिला का एक मकान भी खरीद लेता है। जितेंद्र के पास चूंकि कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, जितेंद्र के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जितेंद्र अपने दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा देता है। लेकिन जैसे ही शादी के 9 साल का समय गुजर जाता है, जितेंद्र का अपनी पत्नी से ध्यान हट जाता है। दरअसल जितेंद्र हर रोज़ सुबह 9 बजे अपने होटल में जाता है और रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास वापस अपने घर पे आता है। जब अपने घर पे पहुंचता है, इस प्रकार से थक चुका होता है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। जितेंद्र तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन पूरी रात उसकी पत्नी निशा बेचैन होकर के रह जाती है। दरअसल निशा को सही समय पर अपने पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से निशा भी अब चिड़चिड़ापन हो जाती है और इसी बात को लेकर के निशा और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर जितेंद्र के होटल में विकास जो काम करता है, जितेंद्र को अगर कोई भी काम होता है, विकास को ही अपने घर पे भेजता है। विकास जब भी जितेंद्र के घर पे जाता है, उसकी पत्नी को भाभी कह करके बुलाता है। विकास जो देखने में बेहद ही हैंडसम है। इधर निशा को जब वक्त पे अपने पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, निशा का अब विकास को देख करके नीयत खराब हो जाती है। दरअसल विकास जब भी जितेंद्र के घर पे जाता है, अब निशा उससे हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनने के बाद विकास को भी समझने में देर नहीं लगता है। दरअसल विकास भी जब निशा की खूबसूरती को देखता है, अपने आप को नहीं रोक पाता है और ना चाहते हुए भी विकास और निशा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। विकास और निशा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से निशा के घर के अंदर ही दोनों के बीच संबंध भी बनना शुरू हो जाता है।
एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि इसके बावजूद इस बात की जानकारी जितेंद्र को कभी नहीं मालूम चलता है। पर एक दिन करीब 5 बजे के आसपास जितेंद्र की जब तबीयत खराब हो जाती है, अपने घर पे पहुंच जाता है। जितेंद्र जब अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी फ़ोन पे किसी से काफ़ी हंस कर बातें कर रही थी। दरअसल बातों के दौरान कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुन करके जितेंद्र को शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। इसीलिए जितेंद्र तुरंत ही अपने कमरे के अंदर एंट्री करता है और जाकर निशा के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इधर निशा जब अपने पति को सामने देखती है, देख करके एकदम से डर जाती है। जितेंद्र जब मोबाइल को चेक करता है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी के होटल मैनेजर विकास का ही था। जितेंद्र को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी का विकास के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, निशा तो पहले छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जितेंद्र जब अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है, आखिरकार निशा सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन साथ ही साथ अपने पति से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि एक बार गलती हो गई, बस माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। उस वक्त जितेंद्र तो पहले से ही काफ़ी गुस्से में था। उसी वक्त ही अपने होटल में पहुंचता है। रिसेप्शन पर उसे विकास मिल जाता है। विकास को वहां से घसीटते हुए कमरे के अंदर लेकर के जाता है और उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ उससे कहता है कि मैंने तुझ पे तरस खा करके अपने होटल में नौकरी दिया, भरोसा करके मैंने तुझे अपने घर पे भेजा और तूने मेरे ही इज्जत पे हाथ डाल दिया। आज के बाद से तुझे ना तो होटल में आने की ज़रूरत है और ना ही तू मेरे घर के आसपास कभी दिखाई देना। जैसे इस तरह की बातें कहता है, विकास को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद जितेंद्र को उसके और उसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में मालूम चल चुका है। इसीलिए विकास वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके बाद से विकास और निशा के बीच में बातचीत होना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, निशा विकास के बगैर नहीं रह पाती है और आखिरकार अपने पति से छुप छुपा करके फिर से विकास से मुलाकात करना शुरू कर देती है। पर इस बार जब दोनों मुलाकात करते हैं तो निशा के घर में नहीं बल्कि घर से बाहर मुलाकात करते हैं। लेकिन निशा के बेवफाई से जितेंद्र का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि वो पहले से तो शराब पी ही रहा था और अब ज़्यादा मात्रा में शराब पीने लगता है। रात्रि के वक्त जब भी घर पे पहुंचता है, काफ़ी नशे की हालत में पहुंचता है और फिर उसी बात को याद करके अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर निशा भी अपने पति से पीट पीट करके इस प्रकार से तंग आ चुकी थी कि एक दिन जब विकास से मुलाकात करती है, उसे कहती है कि अब मैं अपने पति को नहीं झेल सकती हूँ, दरअसल मुझे उससे किनारा चाहिए। निशा जैसी इस तरह की बातें कहती है, विकास उससे कहता है कि करना क्या है, साफ साफ बताओ। निशा कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अपने ही पति को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, विकास एकदम से डर जाता है और कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एक पाप है। पाप की बात जैसे ही कहता है, ये सुन करके निशा एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जो तुम मेरे साथ करते हो वो कौन सा पुण्य का काम है। दरअसल मैंने सुना है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए खून की नदियाँ बहा देते हैं और तुम हो कि एक व्यक्ति को इस दुनिया से नहीं हटा सकते, यही तुम्हारी मर्दानगी है। निशा जैसे ही विकास की मर्दानगी को ललकारती है, विकास निशा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिल करके एक षड्यंत्र बनाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत विकास एक दिन मार्केट में जाकर एक तेजधार हथियार खरीद कर लाता है। इधर निशा भी अपने दोनों बच्चों को मायके में भेज देती है और फिर एक सही मौके का इंतजार करने लगती है। 30 अप्रैल को रात्रि के 12 बजे के आसपास जितेंद्र जब हर रोज की तरह अपने घर पे पहुंचता है, काफ़ी नशे की हालत में होता है, खाना भी नहीं खाता है और थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, इधर निशा को मौका मिल जाता है। उसी रात को ही निशा व्हाट्सएप के जरिए विकास से चैट करती है और उसे अपने घर पे बुला लेती है। करीब रात्रि के 1 बजे के आसपास विकास जब जितेंद्र के घर के लिए रवाना होता है, अपने साथ बैग रख लेता है और उस बैग में उस तेजधार हथियार को भी रख लेता है। 1 बजे के आसपास जब जितेंद्र के घर के अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि जितेंद्र काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही विकास और निशा दोनों मिल करके उसी तेजधार हथियार से जितेंद्र के ऊपर एक पर एक कई बार वार कर देते हैं, जिसकी वजह से जितेंद्र की चीख भी नहीं निकल पाती है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जितेंद्र की जब मौत हो जाती है उसके बाद से अब ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए लूट का षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल खुद निशा जाकर अपने घर के अंदर अलमारी का दरवाज़ा खोलती है, सारा सामान जहाँ तहाँ बिखेर देती है, जितने गहने होते हैं निकाल करके दे देती है, साथ ही साथ जो कैश होता है सारे विकास के बैग में भर देती है। उसके बाद से विकास निशा को लेकर उसके कमरे में जाता है, उसका हाथ और पैर साड़ी से बांध देता है और बैग लेकर के बाहर निकलता है, दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा देता है और फिर अपने घर चला जाता है।
वाकई में निशा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस निशा के तहरीर पे विकास को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। उसके बाद से पुलिस अगले दिन इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मुन्ना यादव। मुन्ना यादव जो पूर्वी चंपारण बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जो मधुबनी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं हरदेव कुमार। हरदेव कुमार जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।